हाय एवरीवन, मेरा नाम है राजन चोपड़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे ना, वो सारे इन्हीं दोनों थ्योरम से आएंगे। अगर जिसने मेरी सेकंड लास्ट वीडियो देखी हुई है उसको पता होगा कि हमने यहां पर जितने भी सिंपल क्वेश्चन बनते थे, मतलब सिंपल भी लेवल के, अच्छे लेवल के, वो हमने सारे कर लिए। हमने क्या क्या कर लिया, हमने लास्ट वीडियो में हमने सीख लिया था कि हम 1D शेप का, 2D शेप का, 3D शेप का कैसे हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैंने वीडियो जब खत्म हो रही थी, ऑलमोस्ट सारी शेप जितनी भी हमें जरूरत होंगी उन सारी शेप्स का मैंने क्या किया, एक ओवरव्यू यहां पर लिखवा दिया, सबके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही जगह पर लिखवा दिए। वो सारे के सारे आज याद होने चाहिए। अगर वो याद नहीं होंगे आज की वीडियो समझ नहीं आएगी। पहले जाओ नोट करो उसे, फिर याद करो उसे, फिर ये वाली वीडियो देखना। अब चीज ये आती है नेक्स्ट मेरे पास कि हम ये जो परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चीजों को इजी बनाना चाहते हैं। अब चीजों को इजी बनाएंगे तो हमारे एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होंगे, ओलंपियाड लेवल तक के क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे लिए इजी बनने स्टार्ट हो रहे होंगे। तो सबसे पहले टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, इस पर ढंग से समझ लेंगे थ्योरम को तो ठीक है। सबसे पहली चीज सबने रट रखी होगी, अगर जिसने पढ़ रखा पहले तो उसको पता होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमेशा 2 डायमेंशनल चीजों पे ही लगती है। मैं बताता हूं इसका रीजन क्यों। कोई भी रैंडमली मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ले लो, ये मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये इसमें एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये मैंने 2 एक्सिस कंसीडर कर लिए, एक्स और वाई एक्सिस, ये मैंने एक्सिस कंसीडर कर लिया। अब मुझे बताओ कि यहां से, अब मुझे बताओ कि सेंटर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा। सबको पता होगा, सबने लास्ट वीडियो में देखा होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, dm इंटू एक्स स्क्वायर। सबको पता है ये चीज। dm यहां पर तो सारा कुछ कांस्टेंट ही है, मैंने तो कुछ बताया नहीं। ये मेरे पास सपोज कर लो x डिस्टेंस है, ये मेरे पास सपोज कर लो ये x डिस्टेंस है, ये y डिस्टेंस है। तो तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा एम एक्स स्क्वायर। सही लिखा मैंने, रोंग है। क्यों रोंग है भैया, क्योंकि मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है। जिसने भी एम वाई स्क्वायर बोला है तो बिल्कुल सही बोला है, ये नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा एम वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द मास। समझ आ रही है। अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग इसको घुमा रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, एम एक्स स्क्वायर। अच्छा मुझे एम वाई बता दो, वाई से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इसका वाई से कितना है, एक्स, तो वाई के अलोंग कितना आ जाएगा, एम एक्स स्क्वायर। अच्छा अगर मैं जेड एक्सिस लगा दूं यहां पे, ये मान लो जेड एक्सिस निकल रही है, 3 डायमेंशनल चीज अब ये मान लो, ये मेरे पास एक पेपर है, ये मेरे पास पेपर है, एक्स एक्सिस ये रही, वाई एक्सिस ये रही, ये रही जेड एक्सिस। इसके अलोंग मुझे बताओ, ये बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा इस एक्सिस से, इस एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है। सारे कहेंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम हमने सीखी थी। अरे ये तो सीखी हुई है ना। चलो कितना आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड एक्सिस का लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, एम, क्योंकि कांस्टेंट है मास, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। ये तो नहीं किसी को तकलीफ हुई कि कैसे लिखा मैंने, तो आई जेड यहां से क्या आ जाएगा, आई जेड आ जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई। ये मेरे पास 2 डायमेंशनल 2D में ही सिर्फ वर्क करता है। जब मेरे पास 2 डायमेंशनल चीजें होती हैं, प्लेनर चीजें होती हैं, तभी ये मेरे पास काम करता है। क्यों, क्योंकि एक एक्सिस परपेंडिकुलर रहनी चाहिए बाकी 2 के। अगर मान लो हम 3D में अप्लाई करना चाहें तो 3D का मतलब तो ये होना चाहिए कि 3 एक्सिस परपेंडिकुलर और चौथी एक एक्सिस और मिलनी चाहिए जो इन तीनों के परपेंडिकुलर हो, जो कि फिजिकल चीज नहीं है। हमें पता है, हमें पता है 4 डायमेंशन जैसी कोई चीज नहीं होती। किसी को पता है तो वो अलग से तैयारी कर ले अपनी 4 डायमेंशन की भी। मुझे नहीं पता 4 डायमेंशन क्या होता है। यहां तक समझ आ गई सबको, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब नेक्स्ट चीज ये आती है मेरे पास, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आई एक्स इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड। क्या ये भी पॉसिबल है। अब सब बच्चे सोचेंगे भाई ये तो गलत है, अगर तुम x यहां पे लिख रहे हो तो y इधर जाके तो नेगेटिव बन जाना चाहिए था, तुमने पॉजिटिव क्यों लिख दिया। नहीं,
समझने का ट्राई करो। जब मैं x प्लस वाई लिखता हूं इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो एक्स वाई प्लेन में है। किस में है? एक्स वाई प्लेन में। कोई तकलीफ तो नहीं आता? चल, ये किस में है? वाई जेड प्लेन में। क्या तीसरा एक और रिलेशन बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। आई वाई इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड, जो मेरे पास हो जाएगा एक्स जेड प्लेन में। कोई परेशानी तो नहीं हुई यहां तक? ये जरा नोट कर लो, ये 3 फॉर्मूला है भैया, बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जांपल कराता हूं इसका, एक बार साइड पे हो जाता हूं, सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट या जो भी करना नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। सब नोट करेंगे एक साथ। 3 2 1 गो। चलो इसको मैं रब कर देता हूं। अब मेरे पास इसका क्वेश्चन करते हैं। एक स्क्वायर बना लो। अब स्क्वायर पे भी आते हैं। एक सर्कल बना लो सर्कल एक। सभी एक सर्कल बना लेंगे। सर्कल का क्या मैंने तुम्हें बताया था? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? क्या मैंने सबको बताया था सर्कल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? हाँ मैंने बताया था। रिंग का बताया था, याद है? रिंग का बताया था। रिंग का होता है मेरे पास एम आर स्क्वायर, सबको पता है। वो एम आर स्क्वायर किसके अलोंग था? कौन सी एक्सिस के अलोंग था? जो एक्सिस अंदर घुस रही है, मतलब ये जो एक्सिस है इसके अलोंग। अगर मैं घुमाना चाहूं, मतलब ये मेरे पास वो रिंग है और मैं ये एक्सिस है, इसके अराउंड ऐसे 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 घूम रही, उसके अलोंग मेरे पास यहां पे आता था। अब मैं रैंडमली मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन दे दे। देखो मैं इजी क्वेश्चन से कराऊंगा नहीं, टफ क्वेश्चन से इजी चीज बता देता हूं। मान लो ये मेरे पास एक लाइन ऐसी रैंडमली एक्स एक्सिस, ये मेरे पास दूसरी लाइन है। मैं पूछ रहा हूं इस एक्सिस के अलोंग तुम मुझे बताओ, ये आई डैश मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थीटा एंगल पे लाइन, कितना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस पे। अब तुम कहोगे ये तो हमें कैलकुलेट करना आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? अभी हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किया, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना दो। क्योंकि सर्कल सिमेट्रिकल है तो हम कैसे भी इस पे परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं। तीसरी जो एक्सिस होगी, मतलब जो बाहर को निकल रही है, वो इन दोनों के अभी भी परपेंडिकुलर है। एक नोट पॉइंट लिख लो इसके साथ ही, नोट पॉइंट लिख लो, एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लिख लो जरा, एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बात समझ में आनी स्टार्ट हुई? थोड़ी थोड़ी बात समझ में आनी स्टार्ट हुई। इस एक्सिस के अलोंग कितना था? एम आर स्क्वायर। कौन सी एक्सिस? ये जो अंदर घुस रही है, इस एक्सिस के अलोंग मेरे पास था एम आर स्क्वायर। इसके अलोंग मान लेते हैं I1, इसके अलोंग मान लेते हैं I2। मैं तो रैंडमली ले लेना है, मैं तो रैंडमली थीटा एंगल पे ले ली, और मुझे पता है कहीं भी हो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी पॉसिबल है। हमें पता लग गया कि I1 हमें पता था आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये चीज हमें पता थी। आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस वाई वाई। आई जेड कितना है? एम आर स्क्वायर। आई एक्स कितना है? वी डोंट नो आई एक्स कितना है। मुझे ये बताओ कि क्या ये एक्सिस और ये एक्सिस में कुछ फर्क दिख रहा है? मेरे को तो कोई फर्क नहीं दिख रहा। पता क्यों? क्योंकि सर्कल एक सिमेट्रिकल शेप होती है। अगर तुम इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग को घुमाओगे तब भी सेम ही तुम्हें चीज दिखेगी, इस एक्सिस के अबाउट इसे घुमाओगे तब भी सेम ही चीज दिखेगी, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल एंड एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मतलब इसको भी आई लिख सकता हूं, इसको भी आई लिख सकता हूं। तो 2i इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो i इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2। चीजें समझ आनी स्टार्ट हुई? ऐसा मैं आई इसको क्यों ले पाया? क्योंकि मेरे पास ये एक्सिस के अबाउट घुमाओ चाहे ये एक्सिस के अबाउट घुमाओ, तुम्हें इफेक्ट सेम ही मिलने वाला है। समझ आ गई यहां तक? चलो नेक्स्ट मेरे पास एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी, इसको नोट कर लेंगे। कर लिया सबने? अब इसकी जगह रिंग की जगह अगर मैं डिस्क ले लेता, इसकी जगह अगर मैं डिस्क ले लेता, अभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाते रहेंगे। एडवांस लेवल के आज करा के जाऊंगा मैं। डिस्क ले लो, डिस्क मैंने ली, ऑलमोस्ट है तो रिंग ही है ना, बीच में बस सामान भरा हुआ है इसके। कोई भी एक एक्सिस ली, इसके अबाउट निकालना है। एक एक्सिस खुद से ड्रॉ कर लो जो इसके कितने पे हो? 90 डिग्री पे हो। कितने पे होनी चाहिए? 90 डिग्री पे होनी चाहिए। ये लो मैंने 90 डिग्री पे बना ली आई। इसका आई इसका भी आई। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल है, क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2i इज इक्वल टू, सबको पता है इसके अलोंग कितना होता है, लास्ट वीडियो में बताया था भैया, याद करके आना। सबको याद होना चाहिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस कितना होता है? एम आर स्क्वायर अपॉन 2। सबको याद होनी चाहिए यार, ये चीजें रटी होनी चाहिए। एम आर स्क्वायर अपॉन 2, एम आर स्क्वायर अपॉन 2।
तो आई कितना आ जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन 4। ये चीजें सबको क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे, सबको समझ आ रही है? चलो यहां तक हो गया हमारा। अगला करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसको इतना अच्छे से कर लेंगे कि हमारे पास कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए। एक स्क्वायर बना लो। स्क्वायर का क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं? क्योंकि वो भी सिमेट्रिक है। अभी तो सिमेट्रिक आ रही है, रुक जाओ, 1 सेकंड का वेट करो, थोड़ी देर का वेट करो, असिमेट्रिक भी आएंगी शेप्स। स्क्वायर लिखो, स्क्वायर। एक मैंने स्क्वायर बना लिया, छोटा सा स्क्वायर बना लेते हैं। ए इसकी साइड है, तुम्हें पता है इसके अलोंग कितना होता है? पता है इसके अलोंग एम ए स्क्वायर बाय 6। सबको पता थी ये चीज? स्क्वायर का कितना होता है? एम ए स्क्वायर बाय 6। क्या सबको पता थी? और मेरे पास रेक्टेंगल का कितना होता है? रेक्टेंगल का होता है एम बाय 6। तो रेक्टेंगल का कितना होता है? एम बाय 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखें? सिंपल सिंपल से यही, अगर ये भी ए स्क्वायर होता है, ये भी ए स्क्वायर होता तो ये 2a स्क्वायर होता, 2 इससे कट जाता तो 6 ही आ जाता। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। ये एम ए स्क्वायर आएगा। मुझे बताना है इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जल्दी कैलकुलेट करेंगे। अगर ये एक्सिस मुझे पता है, अगर मैं एक और एक्सिस ड्रॉ कर दूं, एक चीज बड़ी अच्छे से जहन में उतार लेना कि मेरे पास डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यही कंडीशन है, दो एक्सिस कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या रेक्टेंगल में भी यही कॉन्सेप्ट मैं लगा सकता था? नहीं, रेक्टेंगल में नहीं लगाता, वहां पे और भयानक हो जाती है सिचुएशन, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल ना परपेंडिकुलर नहीं होते। सबको पता है छोटी छोटी चीजें। अब इसके अलावा निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं रहेगी मेरे पास। इसके अबाउट घुमा लो चाहे इसके अबाउट घुमा लो, वो सेम ही रहने वाला है। तो आई प्लस आई इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाय 6, तो 2i इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाय 6, तो i इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाय 12। चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो रही है? सबको समझ आ रही है चीजें? चलो यहां तक समझ आ गई। एक अच्छा क्वेश्चन ले ले, फिर एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक अब रेक्टेंगल की बात कर ही लेते हैं, जो मैंने इतना बोल दिया रेक्टेंगल के बारे में, तो रेक्टेंगल ले ही लेते हैं। अगर मेरे पास सपोज करो एक रेक्टेंगल गिवन है, तो मुझे बताना है उसके ढंग से बनाते हैं। ये मेरे पास रेक्टेंगल गिवन है। रेक्टेंगल के मेरे को डायगोनल के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, और तुम क्या कहोगे? इसके अलोंग तो पता है, लेकिन हमें कितना होता है इसके अलोंग? इसके अलोंग होता है एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो मैं कहूंगा यार बिल्कुल सही है तुम्हारा ये आंसर। अब क्या करें? तो अब मैं इसको डायगोनल के अलोंग निकालना है। क्या मैं ऐसे कर दूं, एक एक्सिस यहां पे ड्रॉ कर दूं, एक एक्सिस यहां पे ड्रॉ कर दूं, इनको परपेंडिकुलर? नहीं कर सकता यार। क्यों नहीं कर सकता? परपेंडिकुलर ही नहीं होती आपस में। ये एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर ही नहीं हो सकती, मतलब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तो एक काम किया मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का ट्राई किया, क्योंकि मेन तो हमें परपेंडिकुलर ही चाहिए। नहीं मिल रहा ना परपेंडिकुलर, ये लो ड्रॉ करना। ये मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया, यहां से मैंने इधर ड्रॉ कर लिया, बस। अब मुझे अगर ये हाइट पता लग गई, मुझे ये एच पता लग गया, मेरा काम हो जाएगा। दुविधा तो एच निकालनी है। दुविधा क्या है? एच निकालना ही तो दुविधा है। कैसे निकालने एच? ये ए है, ये बी है, तो सबको पता होगा। इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया लिखना चाहूं तो क्या होगा? हाफ। इस ट्राइंगल का एरिया लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितनी है इसकी? जल्दी जल्दी बताएंगे, बेस कितनी है? ये ए है, ये बी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितनी आ जाएगी? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू हाइट इज इक्वल टू, ढंग से बताएंगे, इज इक्वल टू क्या लिखूं? एक ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को प्लस कर दूंगा, क्या आ जाएगा? एक पूरा रेक्टेंगल। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसका एरिया बन रहा है? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दिस विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज ए इंटू बी। ये तो हवा में निकल गई सर, मुझे बात समझ नहीं आई बिल्कुल भी। तो एक और बात समझ लो, एक और बात समझ लो इसको। एक रेक्टेंगल गिवन है, उसमें ट्राइंगल बनाया, एच उसमें हाइट थी, एच उसमें हाइट थी मेरे पास। तो मैंने क्या किया, उस ट्राइंगल का मुझे ये एच ही निकालना है। एच निकालने के लिए मैंने सोचा, बड़ी देर सोचता रहा, मुझे पता लगा कि एक चीज, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को प्लस करूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, जो कि हमें पता है। मैंने इस ट्राइंगल का एरिया निकालने की कोशिश की एट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। हाफ इंटू
हाइट मुझे पता है, बेस मुझे निकालनी थी, बेस निकालनी बड़ी इजी है क्योंकि ये 90 होता है, हमें पता है रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से 2 से 2 को खत्म कर देंगे और ये आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? हाइट आ गई हमारे पास, अब क्या रहेगा? अब क्या रहेगा? ये मेरे पास रहेगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे आप खुद ही सोचिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? देखो इसका और इसका सेम ही आने वाला, इसका भी सेम ही आएगा, इसका भी सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों में हाइट एच एच है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब एक चीज हमें पता है कि ट्राइंगल के अगर बेस के अलाउंग उसको घुमाओ तो उसका मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है एम एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। मैंने तुम्हें बताया भी हुआ है और एक चीज याद भी कर लो, अगर मेरे पास एक कैसा भी ट्राइंगल है, ये नहीं मैं कह रहा कि वो राइट एंगल हो, ये हो, वो हो, स्केलियन हो, कैसा हो, कैसा भी ट्राइंगल, अगर मैं उसको उसकी बेस के अलोंग अगर मैं उसको रोटेट करूंगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा इस बेस के अलोंग। अगर ये मेरे को हाइट गिवन है h और मेरे को बेस गिवन है b, तो मेरे पास क्या होता है? इसका होता है एम एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, एम एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। इधर भी आ जाओ, m कितना है? m बाय 2। क्यों? टोटल का मास मुझे m गिवन है तो ट्राइंगल का कितना हो जाएगा? m बाय 2, हाफ हो जाएगा ना यार, इनटू हाइट मुझे पता लग गई, ये है ताम झाम जितना भी है, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। क्या एक ही ट्राइंगल था मेरे पास? नहीं, 2 ट्राइंगल थे। तो मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे किया? मैंने इस प्रॉब्लम को ना ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक कर दिया? मैंने सबसे पहले क्या किया? इसकी हाइट निकालने की कोशिश की। क्यों इतना मेरे को? इट्स अ गुड प्रॉब्लम, ये अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है, इट्स अ गुड प्रॉब्लम। एक मेरे पास अगर रेक्टेंगल गिवन है उसमें मैंने हाइट यहां पे ड्रॉ कर दी और हाइट मुझे फाइंड आउट करनी थी। मैंने क्या किया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया, क्योंकि 2 ट्राइंगल में ब्रेक हो रहा है तो इज इक्वल टू में एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाया। हाइट यहां से फाइंड आउट करी, मुझे पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकता हूं। एक ट्राइंगल का मेरे पास, इसको जहन में डाल देना, एडवांस क्वेश्चन अगर करने हैं तो एडवांस क्वेश्चन में ये काम आती है चीज। अगर जिसने भी जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने हैं, ये चीज याद रखना, एम एच स्क्वायर बाय 6 उतना स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये याद रख ले तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में यूज हो सकता है। समझ आ रही है ये चीज? ये हो गया मेरे पास। इधर आ जाओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला मैंने? ये निकाला है एम एच स्क्वायर बाय 6 का फॉर्मूला ये वाला लगाया, एम की जगह एम बाय 2 लगाया, क्योंकि रेक्टेंगल का मास कितना, ट्राइंगल का मास कितना है? एम बाय 2, इसलिए एम बाय 2 लगाया। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मेरे पास 2 ट्राइंगल हैं। बात समझ में आ रही है यहां तक? चलो, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अभी इस पे और भी क्वेश्चंस करेंगे। अभी रेक्टेंगल पे पूरी की पूरी पीएचडी कर मारेंगे। ये जो रेक्टेंगल है, उससे पहले मैं क्या करता हूं, एक बार मैं तुम्हें पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी करा देता हूं। रेक्टेंगल में अभी कराने वाला हूं। रेक्टेंगल में ना ऐसे ऐसे और 8 क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी बनाऊंगा अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे ही कुछ भी। रेक्टेंगल की पूरी पीएचडी यहां पे कर लेंगे आज हम। जितना भी रेक्टेंगल के बारे में हो सकता है उतना पढ़ लेंगे। अब हम करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्या कहती है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें यह कहती है कि अगर मेरे पास कोई भी बॉडी है और एक मेरे पास उसका पॉइंट मुझे पता है जो कि होता है सेंटर ऑफ मास। ये मान लो इसमें से सेंटर ऑफ मास में से ये पास हो रही है लाइन, ठीक है। सेंटर ऑफ मास में से पास होती मुझे दिख गई, थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, इसको सीधी कर लेते हैं। ये सेंटर ऑफ मास में से पास होती दिख गई। अगर मुझे उसके पैरेलल एक लाइन दिख जाए, हमेशा लाइंस कैसे होनी चाहिए? पहला पॉइंट लिख लो, नोट पॉइंट। पहला पॉइंट लिखो अपनी लैंग्वेज में लिखो एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। उसमें क्या थी? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें क्या होनी चाहिए? पैरेलल टू ईच अदर। अगर वो पैरेलल एक्सिस हैं तो इसके बीच का मैं डी निकाल सकता हूं, डिस्टेंस बिटवीन 2 एक्सिस। तो ये थ्योरम का मैं प्रूफ नहीं कराने वाला, जो कि जरूरी भी नहीं है हमारे लिए प्रूफ 1% भी। ये थ्योरम हमें कहती है कि अगर तुम्हें इसके अबाउट अगर तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है? वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास टाइम्स डिस्टेंस स्क्वायर। इसको ध्यान से लिखो, जल्दी लिख लो इसको 1 सेकंड में। इसमें तो मतलब ऐसे समझ लो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कर ली तो हमने बहुत कुछ कर लिया।
हमने बहुत कुछ कर लिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बहुत पावरफुल थ्योरम है। क्या ये थ्योरम 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 में किस में लगती है? ये तीनों में लगती है। लिख लो यहाँ पे 1D 2D 3D 4D 5D 6D सब में लगती है ये, ठीक है, जितने भी डायमेंशन है सब में लगती है ये, ध्यान रखेंगे। डी क्या है मेरे पास? डी क्या है? ये है डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। डी इज दी डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं भैया, एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक एक्सिस यहां से जा रही है, मुझे ये बताओ कि इस एक्सिस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस के अलोंग। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे सारे के सारे, आई डैश इज इक्वल टू आई, इसके अलोंग क्या था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और इसके हिसाब से क्या है आई डैश। कैसे लिखेंगे सारे? आई डैश इज इक्वल टू आई प्लस में मास ऑफ द बॉडी और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस एम डी प्लस डी एम वन का स्क्वायर। क्या सबका यही आ रहा है आंसर? किसी को कोई दुविधा तो नहीं है इसमें? सबका आंसर आ गया? तो आंसर इज इनकरेक्ट। क्यों भाई इनकरेक्ट कैसे होगा? हमने तो बिल्कुल सही किया। इसके अलोंग हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया और दोनों के डिस्टेंस भी निकाल लिए बीच के, लेकिन फिर भी क्यों कह रहा हूं मैं इसका रोंग है? आंसर इज ये यहां पे गलती कर दी भैया तुमने। क्यों गलती कर दी भैया हमने? यहां पे मैंने तुम्हें क्या लिखवाया है? एक एक्सिस कैसी होनी चाहिए? सेंटर ऑफ मास। लिखो जल्दी इसको, नोट पॉइंट पे लिखो। एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास की पता होनी चाहिए, मतलब एक बार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका पता होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास के अलोंग पता होना चाहिए। अपनी लैंग्वेज में लिख लो जल्दी। जब भी हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है, वी मस्ट नो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस, अलोंग सेंटर ऑफ मास एक्सिस। इसके क्वेश्चन करते हैं अब आ जाओ। अब हमारे पास क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो मैं क्वेश्चन प्रिपेयर करके लाऊं सबके लिए। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। रेक्टेंगल का हम कर चुके हैं, स्क्वायर का हम कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन बताओ मुझे, एक क्वेश्चन बताओ मुझे। मेरे पास सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, मेरे पास ये सेंटर ऑफ मास है, ये मेरे पास एक एक्सिस यहां से पास हो रही है। मुझे बताना है इसके अलोंग। कैसे बताएंगे? एक एक्सिस यहां से पास हो रही है, एक एक्सिस यहां से पास होगी इसके पैरेलल, तो मुझे इसके अलोंग बताने में ज्यादा कष्ट नहीं आ रहा होगा। ये मेरे पास कितना है? आर। इसके अलोंग कितना होता है? एम आर स्क्वायर, ये तो हमें पता ही है। इसके अलोंग कितना हो जाएगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, एम आर स्क्वायर प्लस में एम आर स्क्वायर। क्यों एम आर स्क्वायर? दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? आर। तो ये मेरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 2 एम आर स्क्वायर। कितना आ गया? 2 एम आर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को समझ आ गया कैसे निकाला मैंने 2 एम आर स्क्वायर? इसके पॉइंट के अलोंग ये रहा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पॉइंट के अलोंग ये रहा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या सब बच्चों को ये समझ आई चीज? अरे भैया फिर से वही गलती कर रहे हो। क्या ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है एक्सिस? मैंने पहले ही बताया था एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, तो फिर से गलती कर दी यहां पे, फिर से गलती कर दी यहां पे। तो इसको कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं, उतना इजी क्वेश्चन नहीं है। इट्स अ गुड प्रॉब्लम, एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है ये, एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है ये। इसको करेंगे कैसे? तुम्हें पता है क्या इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? क्या सबको पता है यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है? 2r बाय पाई पे होता है इसका सेंटर ऑफ मास। कहां पे होता है? 2r अपॉन पाई पे। ठीक है सर, ये 2r अपॉन पाई पे है। इसका सेंटर, इसका मेरे पास क्या आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जल्दी बताओ मुझे, क्या आ जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर ये मेरे पास आ जाएगा एम आर स्क्वायर। अगर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊं इन दोनों के लिए, एम आर स्क्वायर प्लस में आईसी, जो मेरे को पता ही नहीं, इसके अलावा मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, प्लस में एम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू 2r अपॉन पाई का स्क्वायर, 2r अपॉन पाई का स्क्वायर, आईसी यहां से आ जाएगा। अब मुझे इसके अलावा निकालना, तो यहां से ये निकाल लो। क्या आ जाएगा मेरे पास? ये मेरे पास आ जाएगा। इसके अलावा निकालना, तो ये मेरे पास आ जाएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा पहले मुझे ये बताओ, इसका हमें पता नहीं। आई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है, आईसी प्लस में इसके बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? इनके बीच का डिस्टेंस
m इंटू आर माइनस 2r/पाई का होल स्क्वायर। क्या सबको मेरी बात यहां तक समझ आ रही है? यहां से आईसी उठा के यहां डाल देना, इतना इजी प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसका लंबा चौड़ा से एक आंसर आ जाएगा। आईसी वहां से डाल दोगे तो एम आर स्क्वायर माइनस m 2r/पाई का होल स्क्वायर प्लस में ये तामझाम है। क्या इस पे मेरे को और बातें करने की जरूरत है? इस क्वेश्चन पे यह समझ आ गया। यहां से हमें सीख क्या मिली? तो यहां पे लिखो सीख। सीख क्या मिली? सीख ये मिली, लिखो इसमें, सीख में लिखो पैरेलल एक्सिस देखते ही, पैरेलल एक्सिस देखते ही पागल होने की जरूरत नहीं है। लिखो जल्दी। सबने लिख लिया? चलो, यहां से हमें यह सीख मिली कि पैरेलल एक्सिस देखी और लग गए करने के लिए। ऐसे नहीं करना कभी भी। एक्चुअल में हमें क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है कि सेंटर ऑफ मास से क्या पास हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन तुम्हें ढंग से समझ आ गया, आई कैन गारंटी यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आता तो इट्स अ गुड प्रॉब्लम, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ आ गई ना तो तुम नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम मुझे करके दिखाना। ये प्रॉब्लम समझ आ गई तो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम तुम मुझे करके दिखा सकते हो। इसको दोबारा समझो एक बार खुद से, मैंने क्या किया। इसको खुद से समझो मैंने क्या किया, तब तक मैं दूसरा प्रॉब्लम बनाऊं। एक मेरे पास प्रॉब्लम ये भी गिवन है, एक मेरे पास प्रॉब्लम ये गिवन है कि एक मेरे पास ये रोड गिवन है और एक मेरे पास ये रोड गिवन है। दो रोड मेरे पास गिवन है, ठीक है। और मुझे कहा हुआ इसकी लेंथ L है। अगेन इट्स अ गुड प्रॉब्लम, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करा रहा हूं मैं। यहां पे मेरे पास गिवन है। अब मुझे क्या करना है, मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं यार, कहीं का पूछ लो। ये लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस, इसका परपेंडिकुलर बीच में घुसती हुई एक्सिस, इसके अलोंग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। जल्दी बताओ मुझे कैलकुलेट करके इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, जल्दी बताएंगे मुझे सारे। बहुत इजी है, बहुत इजी। कैसे? ये मेरे पास आ जाएगा, यहां से पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। फिर से गलती मत करना, पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। कितना आएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या मुझे इसके अलोंग पता है? क्या मुझे इसके अलोंग पता है? हाँ मुझे पता है। कितना? ml²/3। सबको पता थी ये चीज? क्या सबको ये चीज पता थी? ml²/3। क्या सबको ये चीज पता थी? ठीक है। इस रोड का कितना आ जाएगा इसके अलोंग? इसके अलोंग कितना आ जाएगा? एक मिनट। इसके बीच में जो एक्सिस ऐसे जा रही है, इसके अलोंग इस रोड का कितना आ जाएगा? इसका भी आ जाएगा ml²/3। ये डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? ये डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो रही है, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक बार दोबारा करते हैं इसे। ये एक्सिस, ये मेरे पास जो रोड है उसका इस पॉइंट के अबाउट कितना होता है? ml²/3। सबको समझ आ गई? इस रोड का आप देखना है, इस रोड के और इस रोड के बीच में कितना डिस्टेंस है? ये l/2, ये है l, तो l/2 का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर पूरे का रूट। समझ आ गई सबको? इसके अलोंग कितना होता है? इसके अलोंग मेरे पास होता है ml²/12। तो मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे पहले इसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग चाहिए। सबसे पहले देखो इस पॉइंट पे कौन कौन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लग रहे होंगे। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लग रहा होगा? पहले तो इस रोड का लग रहा होगा ml²/3। इससे तो कोई कहानी थी नहीं, ये तो हमें समझ आता था। इस पॉइंट के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता था ml²/3। वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी मेरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम करेगी, बाकी मेरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम काम करेगी। कैसे करेगी? पहले मैंने लिखा इसका सेंटर ऑफ मास, याद रखना है यार, सेंटर ऑफ मास के अलोंग कितना है? ml²/12। सबको समझ आ गया? ml²/12 कैसे लिखा मैंने? प्लस में m डिस्टेंस बिटवीन दीज टू का स्क्वायर कितना आ जाएगा? l²/4 प्लस l² का स्क्वायर। ये लो, ये पूरा जो बड़ा सा आया मेरे पास, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। क्या सबको चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो गई? जब तुम शीट में से क्वेश्चन करोगे, ठीक है, तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस और भी मिलेंगे, तब मेरे पास इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आना। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आना। कैसे करेंगे? जिस पॉइंट के अलोंग तुम ले रहे हो जितने भी ऑब्जेक्ट, मैं यहां पे एक और ऐसे लगा देता, ये लो, मैं क्वेश्चन को इससे भी ज्यादा टफ कर देता हूं। ये मैंने एक और लगा दिया। अब क्या करोगे? अब मुझे इसका भी देखना होगा, इसके भी सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस देखना होगा, इसके भी सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस देखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनने वाले, इतने ज्यादा टफ वो नहीं देने वाले, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं।
ठीक है, दो ही बॉडी जोड़ेंगे, इसके साथ सर्कल जोड़ सकते हैं और तुम्हारे पास रेक्टेंगल जोड़ सकते हैं, कुछ जोड़ दें। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया है, कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया है। कैसे किया मैंने, एक बार दोबारा रिवाइज कराने की जरूरत तो नहीं पड़ रही। चलो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा मैंने कराया क्या है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम करेंगे। अब रेक्टेंगल पे पीएचडी का जैसे मैंने वादा किया था, रेक्टेंगल के बारे में सारा कुछ पढ़ लेते हैं। चलो रेक्टेंगल के बारे में सारा कुछ, एक रेक्टेंगल बना लेंगे और मुझे बताएंगे रेक्टेंगल के सेंटर के अबाउट, बिल्कुल जो सेंटर होता है उसका ज्योमेट्रिक सेंटर, उसके अलोंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रेक्टेंगल का। नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे हम रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल पे जितने भी मेरे पास बन सकते हैं, जितने भी डिफरेंट वैरायटी हो सकती है, सारी की सारी हम कर लेते हैं। क्या सबको पता है सेंटर के अलोंग कितना होता है? सेंटर के अलोंग मेरे को पता है, सेंटर पॉइंट को पहले थोड़े से डायगोनल बना लेते हैं इसमें और इनको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई और ये एफ, इसको रहने देते हैं, इसको लिख लेते हैं एफ। और ये पॉइंट मेरे पास आ जाएगा ओ। ओ पॉइंट के अलोंग फटाफट बता दो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। ये मेरे पास होता है एम, अगर इसको मैं ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं, तो ये मेरे पास होता है m/12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मुझे पता है। लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें एक और चीज बताई थी, इस एक्सिस के अलोंग मेरे पास कितना होता है, इस एक्सिस के अलोंग मेरे पास कितना होता है, इस एक्सिस के अलोंग मेरे पास होता है एम बी स्क्वायर। इस एक्सिस के अलोंग कितना होता है ए बी में, ये मेरे पास होता है m/3, कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है b, तो b स्क्वायर। ए डी के अलोंग, ए डी के अलोंग कैसे होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मेरे पास होता है m/3, कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है a तक, तो a स्क्वायर। चीजें समझ आ रही है? यहां तक तो हमें समझ आ गया सर, ये बताओ मुझे, मेन क्वेश्चन तो ये बनेगा, वो थोड़े क्वेश्चन बनेगा, मेन क्वेश्चन तो ये बनेगा। इसका बताओ जरा, इसी बात पे क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा, बताओ जल्दी मुझे, क्या होगा उसका आंसर ए पे। तो बड़ा आसान है, आप कहोगे सर ये एक्सिस है और ये एक्सिस है, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और तीसरी एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा लो चुपचाप। तो मैंने कहा ठीक है, पहला आ जाएगा m/3, दूसरा आ जाएगा m/b²/3। लो हो गया, इसके अलोंग निकाल लिया, इसके अलोंग बताओ, इसके अलोंग सी पॉइंट के अलोंग क्या आएगा, क्या सी पॉइंट के अलोंग भी सेम ही आ रहा होगा, क्योंकि इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ma²/3, इसके अलोंग भी कितना होगा ma²/3, इसके अलोंग कितना है mb²/3, तो दोनों को प्लस करेंगे, बिल्कुल सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा होगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, क्या सबकी चीजें क्लियर हो गई? अब मुझे बताओ ई पॉइंट के, ये तो इजी था, इजी था, ये इजी था, ई पॉइंट के अलोंग बताओ। एक चीज को ध्यान देंगे, अब ई पॉइंट से कितना पास करेगा, एक चीज रह गई, क्या रह गई, इस पॉइंट, ये जो लाइन है ना मेरे पास, जिसको मैं अब ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो लाइन, इस लाइन के अलोंग इसका होता है mb²/12, mb²/12, इसके अलोंग क्या होता है mb²/12, और इसके अलोंग क्या होता है ma²/12, ma²/12। क्या सबको बहुत मुश्किल लग रही है इसकी पीएचडी करनी रेक्टेंगल की? मुश्किल लग रही है? कुछ भी नहीं है, मैं सिंपल इसमें पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाता जा रहा हूं, और एक्चुअली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाता जा रहा हूं। यहां पे देखो, इस पॉइंट पे इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ए बी के अलोंग mb²/3, और इस लाइन के अलोंग कितना है mb²/12, तो ई पॉइंट के अलोंग कितना आ जाएगा mb²/12 प्लस mb²/3। मेरे को ये बताओ एफ पॉइंट के अलोंग क्या आ जाएगा, एफ पॉइंट से कौन कौन सा पास कर रहा है, एफ पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है ma²/12, और एक मेरे पास एक्सिस पास कर रही है ये वाली, जिसके अलोंग है ma²/3, ma²/3। चीजें समझ आ रही, समझ आनी स्टार्ट हो गई सारी चीजें। चलो यहां तक हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारी रह गई है सिर्फ कैविटी प्रॉब्लम्स, और हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे जितनी भी हमें चर्चा करनी थी वो सारी चर्चा कंप्लीट हो चुकी होगी। सिर्फ हमारा क्या रह गया, कैविटी प्रॉब्लम, और कैविटी प्रॉब्लम हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा इजी भी है। कैविटी प्रॉब्लम में मैंने दो ही प्रॉब्लम यहां पे कराऊंगा, मेरे ख्याल से उन दो प्रॉब्लम्स के बाद तुम्हें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। एक तो मेरे पास होगा, मार्कर थोड़ा ढंग का ले लेते हैं, एक मेरे पास एक सर्कल में से छोटे से सर्कल को कट कर दो, ठीक है, एक मेरे पास ये सर्कल है, इसमें से छोटे से सर्कल को कट कर दो।
कैसे दिया होगा सर्कल, कहीं भी है, मैंने ऐसे रैंडमली मान लिया पूरे की, ऐसे बना लेते, थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। ये मेरे पास सर्कल है, टोटल इसकी रेडियस गिवन है हमें 4r। इजी क्वेश्चन है यार, बहुत कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। इसकी रेडियस है मेरे पास r, इसकी रेडियस है मेरे पास r, इसके और इसके सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है 2r। चलो करो क्वेश्चन, करो क्वेश्चन। क्या तुम कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन, किया हुआ पहले कैविटी का? नहीं किया, मैं करा बिल्कुल बेसिक से। नेगेटिव मास जैसी कोई चीज नहीं होती, नेगेटिव मास जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, मैंने पहले ही बता चुका हूं तुम्हें सेंटर ऑफ मास। लेकिन हम यहां पे कुछ भी नहीं है, ये पूरी डिस्क है जिसमें से मैंने ये वाला पार्ट बीच में से निकाल दिया, या ये वाला एक स्फीयर है, स्फीयर में से छोटा सा गोला मैंने निकाल लिया, ठीक है। डिस्क छोड़ो, स्फीयर है, तब मजा आएगा, स्फीयर मान के चलो इसको। ये क्या है, मेरे पास एक स्फीयर है। अब ये मेरे पास स्फीयर में से छोटे वाला स्फीयर निकालियो तो यहां पे जगह खाली हो गई, इसमें डेंसिटी कितनी आ गई, मास डेंसिटी 0, कुछ है ही नहीं। बिल्कुल इजी है सर, ये तो आपने सही बताया, 0 आ जाएगी। क्या मैं 0 को लिख सकता हूं रो माइनस रो, 0 को लिख सकता हूं रो माइनस रो, 0 होता है। तो एक बार मैं प्लस रो कंसीडर कर लेता हूं, एक बार मैं माइनस रो कंसीडर कर लेता हूं। मतलब कहने का, एक बार मैं पूरे का पूरा स्फीयर लूंगा प्लस में जिसकी डेंसिटी होगी पॉजिटिव रो, एक बार मैं छोटा सा स्फीयर लूंगा जिसकी डेंसिटी कितनी होगी माइनस रो। इसकी मेरे पास क्या होगा, इसका 4r होगा रेडियस, और ये पूरा है, और इसका कितना होगा r रेडियस होगा। फायदा क्या होगा इसको करने से, इसको करने से ये फायदा होगा, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा ना तो ये इसकी जगह पे जाके ये वाली जगह खा जाएगा और यही शेप मिल जाएगी। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के बताओ मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस क्या आएगा इसका, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस मैंने बताया हुआ है, ये होता है 2/5 mr², r की जगह 4r। ये तो बड़ा इजी था सर हमें करना, अगर इसके बीच में ऐसे डाल दूं मैं ये दोबारा ऐसे, ये वाला क्वेश्चन का डायरेक्ट थोड़ी लिख पाओगे। अब इसका बताओ मुझे, इसका बताओ मुझे m की जगह क्या लिखूं, पहले मुझे ये बताओ, m तो मुझे पता नहीं, m की जगह क्या लिखो, 2/5 रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 4/3 पाई r क्यूब, r कितना 4r का क्यूब। क्या बहुत टफ लग रहा है चीजें। रो को क्या मैं चेंज कर सकता हूं मास अपॉन वॉल्यूम, मास को क्या लिख दूंगा रो इंटू 4/3 पाई 4r का क्यूब इंटू 4r का स्क्वायर। क्या यहां तक चीजें समझ आ रही हैं सबको, क्या सबको समझ आ रही है चीजें। ऐसे इसमें भी मेरे को m नहीं पता, माइनस रो यूज करूंगा। इसमें कौन सी एक्सिस की थ्योरम लगाऊं, मेरे पास इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अलोंग दिस एक्सिस, अलोंग दिस एक्सिस। तो पहले इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मेरे को पता है 2/5 mr², m की जगह क्या आएगा, m की जगह क्या आएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास किसकी, मास की जगह क्या आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी मेरे पास है माइनस रो, वॉल्यूम मेरे पास है 4/3 पाई r क्यूब, इसमें r आएगा, इसमें 4r क्यों है, इसकी रेडियस 4r प्लस ये तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट सेंटर ऑफ मास था। अब हमें समझ आनी स्टार्ट हो गई सर, अब हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम आनी स्टार्ट हो गई कि सेंटर ऑफ मास के अलोंग निकाल लो, प्लस में इन दोनों के बीच में निकाल लो। इन दोनों के बीच में कैसे आएगी, m डिस्टेंस बिटवीन दीज टू 2r का स्क्वायर। लेक्चर खत्म हो रहा है, मार कर ली एक साथ ही, दोनों चीजें खत्म होती है। तो ये मेरे सॉरी ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस के रो, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई r क्यूब इनटू, ये तो m है, ये m है अभी, इनटू डिस्टेंस बिटवीन दिस टू 2r का स्क्वायर। क्या मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये अकेला आएगा या इन दोनों का सम, इन दोनों का सम। तो ये पूरा जितना भी ये पूरा बड़ा तुम्हें दिख रहा है तामझाम, ये सारा का सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, ये पूरे का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मेरे पास, दिस प्लस दिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कैविटी प्रॉब्लम। सबको समझ आ रहा है। क्या एक और प्रॉब्लम इस पे बनती है करानी बिल्कुल बनती है इस पे एक प्रॉब्लम, वरना हमें चीजें समझ नहीं आ रही होंगी। एक प्रॉब्लम और करते हैं इस पे। एक मेरे पास रेक्टेंगल है, उसमें से छोटा सा रेक्टेंगल कट कर लो, ठीक है। पैरेलल, जब भी कैविटी प्रॉब्लम आ जाए पैरेलल एक्सिस दिमाग में, ठीक है। कैविटी प्रॉब्लम आ जाए पैरेलल एक्सिस दिमाग में, कैविटी प्रॉब्लम पैरेलल एक्सिस, ध्यान रखना इस चीज को, कैविटी प्रॉब्लम पैरेलल एक्सिस। चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। एक रेक्टेंगल ले लो, एक रेक्टेंगल मेरे पास आ जाएगा, ये रेक्टेंगल मेरे पास आ गया जिसकी मेरे पास साइड है 4 है, और मैंने उसमें से एक छोटा रेक्टेंगल कट कर लिया जिसकी मेरे पास 2 है।
रेक्टेंगल नहीं यार, स्क्वायर मान लेते हैं, इजी करते हैं क्वेश्चन को। स्क्वायर मान लिया, रेक्टेंगल भी कर सकते हो, स्क्वायर मान लेते हैं, रेक्टेंगल घर से कर लेना। इसको स्क्वायर मान लो, इसको स्क्वायर मान लो फिलहाल के, 2a 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 2a। ये मेरे पास ये एक्सिस है, सेंटर है इसका, ये रहा। इसको क्वेश्चन को करके दिखाओ मुझे, करेंगे कैसे? इस पूरे को ले लो, पूरे को ले लो, प्लस एक छोटे वाले को ले लो, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, इसकी साइड कितनी है 4a, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, इसकी साइड कितनी है 2a। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 0 0। सच में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 0। इसके और इसके सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है? ये कितना डिस्टेंस है इसके और इसके सेंटर के बीच में? a है। समझ आ रही है चीजें? a है। क्या मैं यहां पे मास यूज करूंगा या डेंसिटी यूज करूंगा? डेंसिटी यूज करूंगा। डेंसिटी कौन सी यूज करूंगा? सिग्मा। सिग्मा होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन एरिया। मास कितना आ जाएगा? सिग्मा इंटू एरिया कितना होता है? एरिया इसका आ जाएगा 4 इंटू 4a, 4a का होल स्क्वायर। डेंसिटी ये यूज करूंगा, इसके लिए नेगेटिव डेंसिटी यूज करूंगा, इसके लिए पॉजिटिव डेंसिटी यूज करूंगा। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द सेंटर कितना आता है? लास्ट क्वेश्चन आज का, जल्दी बताएंगे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्क्वायर अलोंग दिस एक्सिस, ये जो सेंटर से पास होती है, ma² 6 होता था। चलो m की जगह तो ये लिखना है, रो सिग्मा 4a का स्क्वायर, ये तो m हो गया, डिवाइडेड बाय 6 आता है। मल्टीप्लाई में क्या होता है? l, ये मेरे पास दिया होगा 4a का होल स्क्वायर, एक और बार होगा। प्लस में इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? ma² 6। m कितना है? माइनस के सिग्मा 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 इंटू m बाय 6 इंटू l स्क्वायर। l कितना है? 2a का स्क्वायर। प्लस में पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी तो लगानी है यार, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस m कितना है? माइनस के सिग्मा 2a का होल स्क्वायर इंटू m इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, a स्क्वायर। ये पूरा जितना मेरे पास बड़ा है, ये पूरा क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क, जिसमें से थोड़ा सा मास मैंने पहले निकाल लिया था। क्या सबको बहुत ज्यादा टफ लग रही है चीजें? क्या सबको बहुत ज्यादा टफ लग रही है चीजें? इसको मैं एक बार समराइज करना जरूर चाहूंगा जाने से पहले। एक मेरे पास डिस्क दे रखी थी, उसमें से डिस्क में से थोड़ा सा मास मैंने निकाल लिया, थोड़ा सा मास निकाल लिया मैंने, यहाँ पे नेगेटिव डेंसिटी मान ली, यहाँ पॉजिटिव डेंसिटी मान ली। चीज क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव मानने से ये फायदा होगा कि पॉजिटिव में पूरा आ जाएगा, नेगेटिव में ये वाला पूरा आ जाएगा। पॉजिटिव डेंसिटी के लिए mr² 6 होता है। r की जगह, m की जगह मेरे पास एरियल डेंसिटी। एरियल डेंसिटी मेरे पास क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया। एरिया मैंने लिख दिया साइड इंटू साइड, साइड कितनी है? 4a², ठीक है। और मेरे पास कितना आ जाएगा? m/6 इंटू r²। r मेरे पास कितना? 4a का स्क्वायर। प्लस में इसका लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और साथ में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं तो इसका भी लगाना पड़ेगा, इसका भी लगाना पड़ेगा। लो मेरे पास क्वेश्चन हो गया। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था a², मास की जगह लिखेंगे ये। तो जब भी एक चीज को इसमें पॉइंट लिख लो, जब भी तुम्हारे नोट पॉइंट लिखो, यहां पे सीख लिखो। यहां पे क्या सीख मिली? यहां से एक पॉइंट तो हमें ये मिला कि जब भी मेरे पास कैविटी प्रॉब्लम आ जाए, उसमें ले प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, या फिर प्लस रो माइनस रो, जो भी उसके अकॉर्डिंग आएगी डेंसिटी। दूसरी सीख मेरे को ये मिली कि मास नहीं यूज करना है, डेंसिटी यूज करनी है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया, या फिर मास अपॉन वॉल्यूम, या फिर मास अपॉन लेंथ। अरे उसमें तो कहां ही कैविटी करेंगे। ये चीज समझ आ गई? चलो यहां तक सबको क्लियर हो गया। ये मेरे पास था मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पूरी जितना भी एक पूरा डेप्थ तक जा सकते थे हम गए। और बाकी के क्वेश्चन मैं तुम्हें शीट में दे देता हूं, और डिस्क्रिप्शन में उसे कर लो एक बार। जितने भी क्वेश्चन मैं दूंगा उन क्वेश्चंस को करो, और फिर तुम्हारा ये पक्का हो जाएगा। ये हेडिंग पढ़ रहे हो जो मैंने लिखी थी? अच्छे क्वेश्चंस हो गए, एडवांस लेवल के हो चुके, अच्छे क्वेश्चंस किए आज हमने, बहुत अच्छे क्वेश्चन किए। तो इसको ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन के बाद प्रैक्टिस नहीं करी तो कुछ नहीं होगा। साथ के साथ प्रैक्टिस कर ली तो हमारा काम हो जाएगा, वरना हमारे लिए दिक्कत आने वाली है। चलो अब इसको प्रैक्टिस करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, बी क्यूरियस, और पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।